ज़ैद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नसरुल्लाह, आई कैन हियर। ज़ैद साहब आते हैं, अब पठानकोट एयरबेस हमले की तरफ आपने देखा आज कि कितना बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, शुरू किया गया। वाकया होते ही पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और भारत के माबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ने की जो है वो उम्मीद लगी थी। मोदी लाहौर में आए, बातचीत की उन्हें पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से, उसके बाद इस किस्म का वाकया, टाइमिंग, इसको आप कैसे देखते हैं? एक बात नसरुल्लाह, हमने जैसे ये वाकया हमने सुना, हमने उसी वक्त ये बात कह दी थी, ट्वीट भी कर दी थी कि ये एक फॉल्स फ्लैग है, एक झूठा ऑपरेशन है जिसका इल्जाम अब पाकिस्तान पर धरा जाएगा। आपको याद है, हम थोड़ा पीछे लेके जाते हैं क्योंकि हमारी कौम की कलेक्टिव मेमोरी जरा कमजोर है। समझौता एक्सप्रेस, ये नाम जरा दोबारा रिपीट हम करेंगे। समझौता एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और चंद साल पहले उस पर एक हमला किया गया और 70 के करीब पाकिस्तानी जिंदा जला के मार दिए गए। इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया गया, इल्जाम पाकिस्तान कश्मीरी मुजाहिदीन पे लगाया गया। और जब कई साल के बाद तहकीक हुई तो मालूम हुआ कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का कर्नल पुरोहित उसमें शामिल था, आरएसएस शामिल थी, बजरंग दल उसमें शामिल था। उसके बाद मालीगांव के ऊपर, ये एक इंडिया में गांव इलाका है, मालीगांव में धमाके हुए मस्जिदों के बाद, वहां लोग बहुत सारे मारे गए मंदिरों के बाहर। इल्जाम दिया गया लोकल मकामी हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कि वो आईएसआई से मदद लेके ये काम कर रहे हैं। पता लगा यही कर्नल पुरोहित और आरएसएस उसमें भी शामिल थे। इस तरह के, और ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई, खुद इंडियन पुलिस ऑफिसर कुरकुरे, जो आपको याद होगा कि मुंबई हम लोग के पहले चंद मिनट में कत्ल कर दिया गया था, उसने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, वो एक अच्छा इंडियन पुलिस ऑफिसर था, तो सारे इंडियन आरएसएस, बजरंग दल और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उसको धमकियां देनी शुरू की कि हम तुम्हें कत्ल करवा देंगे। और यही हुआ कि मुंबई का ड्रामा शुरू होते ही पहले 15 मिनट में उसको मार दिया गया। तो यह बात अब इतनी अच्छी तरह साबित हो चुकी है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं पाकिस्तान पर इल्जाम देने के लिए। चाहे वो गंगा जहाज अगवा करना हो 71 में, जिसके बाद इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान तक हमारे जहाज ओवरफ्लाइट्स बंद कर दी थी, चाहे वो मुंबई का ड्रामा या समझौता एक्सप्रेस हो। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये किसी अजमल कसाब ने नहीं किया है जिसका इल्जाम ये पाकिस्तान पर डालेंगे। और जैसे आपने कहा कि इतने भौंडे तरीके से किया है कि कई घंटा पहले इन्होंने सिक्योरिटी हटाकर पूरे मोहल्ले को, इलाके को अलर्ट कर दिया था कि यहां कोई कार्रवाई होने जा रही है। और उसके बाद ये 2-3 आदमियों को, जिसकी ना शक्ल देखी आपने, ना आपको पता है कि वहां कोई हुआ भी है या मरा भी है या नहीं, ये तो सिर्फ इंडियन मीडिया आपको बता रहा है। आपको कैसे पता कि वहां क्या हुआ है, हमला हुआ भी है कि नहीं हुआ? ये तो सिर्फ एक हो सकती है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये मुसलसल पूरे हिंदुस्तान में, अभी पिछले दिनों शिव सेना के लोग पकड़े गए थे कि जो हिंदुओं के मंदिर में गाय के सर फेंक रहे थे ताकि उससे हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा हो। लोगों ने, जब हिंदुओं ने पकड़ा तो पता लगा इनके हिंदू बाप निकले, वो आरएसएस के मेंबर्स थे सारे। वो ये जब से मोदी आया है, ये बात हम आपको बहुत पहले 2007 और 8 में हमने प्रोग्राम किए थे हिंदू ज़ायनिस्ट के ऊपर, और ये बात बताई थी कि हिंदू ज़ायनिस्ट अखंड भारत से नीचे नहीं रुकने वाले। आज भी आप नरेंद्र मोदी के दफ्तर में जाएं, जो इसका आरएसएस का ये मेंबर है, आरएसएस के दफ्तर की दीवारों पर अखंड भारत के नक्शे लगे हुए हैं। अब इनके पास एटमी ताकत है, इसके पास टाइम थोड़ा रह गया है। अगला इलेक्शन जीतता है या नहीं जीतता है इसको खुद नहीं मालूम है। इसके पास जिंदगी में यह पहला मौका है कि यह पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक हाई इंटेंसिटी सख्त जंग करे, लेकिन एटमी हथियारों की वजह से यह वो जंग नहीं कर सकते। लिहाजा अजीत कुमार डोवल मुज़ाकरात का सारा अमल कहां चला जाएगा? देखिए, मुज़ाकरात थे ही नहीं, ये तो अपने स्टील के कारोबार और अफगानिस्तान के लिए आपके पास आए थे। मुज़ाकरात कौन सा करने आए थे? ये आरएसएस सेक्रेटरी ने अल जजीरा पर इंटरव्यू दिया। देखिए, आरएसएस का सेक्रेटरी अभी अल जजीरा पे उसने इंटरव्यू दिया है, कोई बच्चा नहीं है, आरएसएस का सेक्रेटरी जनरल है। उसने कहा है कि अगर मुज़ाकरात कश्मीर पे होंगे तो पाकिस्तानी कश्मीर पर होंगे, मकबूजा कश्मीर तो अटूट अंग है, वो तो बात ही नहीं करेंगे आपसे। वो तो आएंगे इसलिए कि मुजफ्फराबाद हमें कब दे रहे हो, श्रीनगर पे बात नहीं करेंगे वो। तो प्लीज ये बात अच्छी तरह समझ ले कि वो आए थे अफगानिस्तान में रास्ता लेने के लिए, वो आए थे स्टील के कारोबार के लिए, वो आए थे दुनिया को यह दिखाने कि हम तो अमन चाहते हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्द भेज रहा है। तो लिहाजा ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए कि आरएसएस और बजरंग दल से, बाल ठाकरे से आप क्या मुज़ाकरात करेंगे, आप मुल्ला फजलुल्लाह से क्या मुज़ाकरात करेंगे, आप मुल्ला अब्दुल अजीज से क्या मुज़ाकरात करेंगे, मुझे बता दें।
ये दहशतगर्द जिनके सिर्फ सर कलम किए जा सकते हैं। हिंदुस्तान को जिस किस्म के दबाव का सामना है, दुनिया के हालात जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि भारत मुज़ाकरात की टेबल पे ना आए? देखिए, भारत मुज़ाकरात की टेबल पे आ भी जाएगा तो वो धोखा और ड्रामा होगा, वक्त जाया करने और तवील करने का सिर्फ एक बहाना होगा। और पीछे जैसे अजीत कुमार डोवल ने खुद अपने मुंह से बोल दिया, बना भरता नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सारे सीक्रेट अपने आउट कर दिए कि हम अफगानिस्तान से टीटीपी को सपोर्ट करके पाकिस्तान की रियासत पे हमले करवाते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाए कि हम उस तरह दाखिल हो जाएं जिस तरह हम ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति बानी के साथ दाखिल हो गए थे। अभी एक चंद दिन पहले की बात है, नरेंद्र मोदी ने फॉल ऑफ ढाका के ऊपर ढाका में जाकर खिताब किया और कहा है कि हर मुक्ति बानी के साथ एक इंडियन सोल्जर था, और ये इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान तोड़ा है, मुक्ति बानी तो सिर्फ एक ड्रामा थी। इसके बाद अगर कोई शख्स ये समझता है कि अब नरेंद्र मोदी पे, अजीत कुमार डोवल पे, सुषमा स्वराज पे एतबार किया जा सकता है तो अपने दिमाग का इलाज कराए। वो सिर्फ नॉर्मल पाकिस्तानी तो नहीं हो सकता। पठानकोट के वाकये की तरफ दोबारा आते हैं। पठानकोट का जो वाकया हुआ है, क्या इस पे आप समझते हैं कोई इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है जो नहीं चाहती मामलात हल हों, और आगे ऐसे जब मामलात आगे बढ़ते हैं तो इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं? जी, उस एस्टैब्लिशमेंट का नाम है आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अजीत कुमार डोवल, सुषमा स्वराज। हम नाम ले रहे हैं ना उन सारी एस्टैब्लिशमेंट का जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान से अमन हो। बाकी जो कुछ है वो ड्रामा है। अमन का भी ड्रामा है, मुज़ाकरात का भी ड्रामा है, कश्मीर का भी ड्रामा है। जैसे हमने बात की कि कोई पाकिस्तानी सुम्मुन बुकमुन उम्यन होगा, अंधा गूंगा बहरा होगा, जो ये समझेगा कि इंडिया वाकई हमारे साथ कोई मोहब्बत और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। एक तरफ वो बेसिस बना रहे हैं, एक तरफ वो अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, एक तरफ वो हथियार खरीद रहे हैं। चाइनीज फिलोसोफर था सांजू, जिसने 3000 साल पहले ये विजडम दी थी कि जब तुम ये देखो कि दुश्मन तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और पीछे वो जंग की तैयारी कर रहा हो, तो समझ लो कि जंग आने वाली है, वो सिर्फ तुम्हें उलझा रहा है। नहीं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात तय नहीं हो सकते इन मुज़ाकरात के नतीजे में? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आरएसएस और बजरंग दल और बाल ठाकरे के होते हुए कोई बात नहीं हो सकती। हमारे दरमियान सिर्फ तलवार फैसला करेगी। ये मैं जंग करने की बात नहीं कर रहा, मैं जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा हूं। जंग वो खुद करेंगे, वो खुद घुसेंगे, आपके अंदर घुस चुके हैं। आपने टीटीपी और दाइश की बात की है, तो ये सारी इंडियन स्पॉन्सर्ड बगावतें हैं। ये अजीत कुमार डोवल अफगानिस्तान से बैठ के कर रहा है। इस बात का इंतजार न करें कि जंगें अब सरहदों पर लड़ी जाएंगी, लेकिन आर्मी के हवाले से बात की गई कि चीन के बड़े इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, खित्ते के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, और चीन की जानिब से भी कुछ फार्मूले सामने लाने की बात की गई है। क्या अब लगता है चीन, अमेरिका, जो दोनों के इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हो? हम पाकिस्तानियों का तो हाफजा है नहीं कि सदर निक्सन ने यह बात कही थी हेनरी किसिंजर से, और उसने कहा था इंदिरा गांधी के बारे में कि ये पाकिस्तानी सीधे साधे लोग हैं, हम जो बात कहते हैं ये मान लेते हैं। और ये इंदिरा गांधी जो है इतनी चालाक, मक्कार और अय्यार है कि हमें बेवकूफ बनाती है। निक्सन के अल्फाज थे, द ओल्ड विच, बुढ़ी जादूगरनी। ये निक्सन के अल्फाज हैं जो इंदिरा गांधी के लिए इसने कहे थे। तो ये सारी आप समझ लीजिए कि ये अमेरिकन की जमीन भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपनी पॉलिसीज भी अपनी बना के रखेगा। तो इस बात को अपने जहन से निकाल दे कि ये आपके साथ कोई अमन और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे। ये अमन दोस्ती की बात नहीं है। क्या बराबरी की सतह पर दोनों हमसाए तो रह सकते हैं? वो आपको मानती है जब वो अखंड भारत पे तस्लीम करते हैं, जब उनके दफ्तरों में नक्शे लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर बड़ा मुल्क बन जाएगा। तस्लीम किया है, कश्मीर को भी है मसला तस्लीम किया गया है। देखिए, सियासी स्टेटमेंट जो सिर्फ यहां पे आके उसने दिया, उससे आधा घंटा पहले उसने स्टेटमेंट जो काबुल में दिया था, जरा उसको भी गौर कर ले। क्या दिया था कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी भेजता रहेगा तो उस वक्त तक हम किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, और दहशतगर्दी बकौल उनके हमने आज पठानकोट में भेजी दी है। ने कहा है बेवकूफों और अहमकों की तरह, जाहिलों की तरह हिंदुस्तान के फंदे में गिरने का नहीं है। वो ट्रैप सेट कर रहे हैं, वो फंसा रहे हैं आपको, एक तरफ दोस्ती का हाथ डाल के, दूसरी तरफ आपके खिलाफ जंगे मुसल्लत कर रहे हैं, अखंड भारत के प्लान पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होश में आइए, वरना इससे पहले कि इंडियन टैंक लाहौर और सियालकोट में दाखिल हो जाए। लेकिन क्या आप समझते नहीं इस वक्त पाकिस्तान की फौज, हुकूमत एक पेज के ऊपर है, खासतौर पर खारजा पॉलिसी के हवाले से? हम किसी एक पेज के ऊपर नहीं है। हुकूमत है कहां हमारे पास जो हम एक पेज पे होंगे, फौज और हुकूमत मिलकर?
वजीर खारजा है कहां आपके पास कि जो फौज और जीएचयू जिसके साथ एक पेज पे होंगे? इस वक्त इतनी सख्त जरूरत है कि ये ग्लोबल स्केल की वजीर खारजा कहां मौजूद है? आपके मुशीर मौजूद हैं वजारत खारजा के, वजीर खारजा तो कोई नहीं है आपका वजीर खारजा। यानी यहां पे लतीफा यही है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने वजीर खारजा नवाज शरीफ से मशवरा लिया और वजीर खारजा नवाज शरीफ ने उनसे कहा कि इंडिया से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर आप इसको कहते हैं सियासत और रियासत तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, जैसा देखिए मशीर खारजा भी मौजूद है, मामले खुसूसी भी मौजूद हैं, फिर आपके भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी आ गए हैं, मौजूद तो है। इस हवाले से जो बातचीत भी होती है भारत से, जब मुज़ाकरात होते हैं तब भी बातचीत तो वही करते हैं, हमारे मशीर खारजा करते हैं। देखिए आपकी बात हम बिल्कुल क्लियर वाजे कर दें कि किसी किस्म में आप मुझे बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी यहां पर आया तो पाक फौज से पूछकर आया था? जीएचक्यू को मालूम था? जीएचक्यू खुश हुआ उसके यहां आने से? आपने कोई रिएक्शन सुना आर्मी और आईएसपीआर का स्टेटमेंट आया? क्या मतलब आपके ख्याल में उसको हुकूमत से पूछ के आना चाहिए, जीएचक्यू से पूछ के आना चाहिए? देखिए हुकूमत को, फौज को कॉन्फिडेंस में लेकर रखना चाहिए। वो पश्तो में एक कहावत है, बड़ी क्रूड सी कहावत है लेकिन बिल्कुल फिट इन पे आती है कि जब गधे ने गैरत दिखाई तो उसको ट्रक से टक्कर लग गई। तो बात यह है कि गैरत दिखाने की जरूरत नहीं है ना, फौज को साथ लेकर सारा काम फौज चला रही है, ज्यादा गैरत ना दिखाए। चले ज़ैद साहब, आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं कि हम भारत से तल्लुकात कैसे बेहतर कर सकते हैं या कैसे दोनों मुल्क अच्छे अंदाज से हमसायों की तरह रह सकते हैं? आपके पास क्या फार्मूला है? जी उसका वही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। वही तरीका है जो आरएसएस बता रही है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को बना के एक बड़ा मुल्क बना लें, लेकिन फर्क इतना है कि उसका नाम पाकिस्तान रख लें, अखंड भारत पे तो नहीं बन सकता कुछ भी। और अब अगर हम ग्रेटर पाकिस्तान बनाएं या ना बनाएं, वो अखंड भारत बनाने के लिए आप में दाखिल होंगे और उसके बाद जो कुछ होगा ना वो उनके कंट्रोल में होगा ना हमारे हुक्मरानों के कंट्रोल में होगा। फिर ये तकदीर इलाही है जो लिख दी गई है गज़वा हिंद के नाम से। आप ये देखेंगे। अब आप मुझे बताइए कि जो कुछ अब इस वक्त पूरी मुसलमान दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो किसी के कंट्रोल में है क्या? अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, लिबिया में, यमन में जो कुछ हो रहा है, कोई मुसलमान मुल्क उन हालात को कंट्रोल करता है? जो दुश्मन इस वक्त पॉलिसीज बना रहे हैं उम्मत के लिए, इस वक्त वो पॉलिसीज चल रही हैं, उम्मत तो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही, रिएक्ट भी नहीं कर रही, अपने दिफा के लिए खड़ी भी नहीं हो पा रही है। और आपके लिए जो प्लान अमेरिकन ने और इंडियंस ने बनाया है वो यही है कि पाकिस्तान के नक्शे तब्दील किए जाएंगे। 4th जनरेशन और 5th जनरेशन वॉर की बात हो रही है। अजीत कुमार डोवल अपने मुंह से कहता है कि हम पाकिस्तान को यूगोस्लाविया की तरह 4th जनरेशन वॉर की बुनियाद पर तोड़ के अलग करेंगे, बलूचिस्तान अलग करेंगे। वो तो अपने मुंह से कह रहा है, वो कोई बच्चे तो नहीं है। जैसा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, लेकिन मैं आपसे 2 चीजें जरूर पूछना चाहूंगा। इकसादी राहदारी की बात की जाती है, हिंदुस्तान के हवाले से बहुत सी बातें सामने आई कि हिंदुस्तान नहीं चाहता इकसादी राहदारी का मामला आगे बढ़े, उस हवाले से मुख्तलिफ प्लानिंग भी की गई। क्या आप समझते हैं उस हवाले से भी कोई ऐसे वाकयात हो सकते हैं? वो ये करेंगे, यानी आपके गिलगित बल्तिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने से लेकर अफगानिस्तान में दाइश क्रिएट करने तक, पाकिस्तान के अंदर जो दाइश, जो खवारिज के एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने और बलूचिस्तान को अलग करने, कराची में एमक्यूएम के अर्बन और लियारी गैंग के दहशत जरिए, उजैर बलोच टाइप जैसे लोगों के जरिए। ज़ियाद अहमद साहब से हमारा राब्ता एक बार फिर मुनक़ते हुआ है। जी मुझे आपकी आवाज वाज़ेह है जी, आई कैन हियर यू। जी आप फरमा रहे थे इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से। जी हम ये बात आपसे कर रहे थे कि ये चाइना से, खुंजराब से लेकर गवादर तक जहां जहां इंडियन एसेट्स मौजूद हैं वहां पर उनको इस्तेमाल करके इस राहदारी को रोकने की कोशिश करेंगे और हमको इसका जवाब तलाश करना है, रिस्पॉन्ड करना है। जो उनके एसेट्स हैं, चाहे वो लिबरल सेकुलर दहशतगर्दों में हो, बीएलए में हो, बीआरए में हो, उजैर बलोच जैसे हो, डॉक्टर आसिम जैसे हो, जरदारी जैसे हो, नवाज शरीफ जैसे हो, टीटीपी जैसे हो, मुल्ला फजलुल्लाह जैसे हो, सबको लटकाना पड़ेगा, वरना इक़्तिसादी राहदारी नहीं बनेगी। मासी दहशतगर्द हो या सियासी दहशतगर्द हो या आस्करी दहशतगर्द हो। जैसा अपने वज़ीर-ए-आज़म के मुंतखब नुमाइंदों को आप लटकाएंगे कैसे? मुंतखब नुमाइंदे अगर कत्ल करें तो क्या जायज है? लेकिन ये तो एफआईआर है इनके ऊपर। तो कोई ऐसी अनारकी नहीं होती जब तक अल्लाह के फजल से पाक फौज मौजूद है, पाकिस्तान से प्यार करने वाले मौजूद हैं। जो ये अनारकी नहीं होगी, एक सियासी, आपको हम यही तो बात कर रहे हैं। क्या डॉक्टर आसिम ने, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने जुर्म नहीं किए? ये कहां लिखा है कि ये अगर जुर्म किया तो इलेक्टेड मेंबर्स इनको माफ कर दिया जाए? उसके खिलाफ लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, डिस्कनेक्ट ही हो गई। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़ियाद अहमद साहब मौजूद है इस्लामाबाद से।
है।